अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो कि सेक्शन 73 टू 75 है। इससे पहले अभी तक के हमने जो सेक्शन पढ़े हैं, सेक्शन 1 टू सेक्शन 72 तक, वो सब जनरल रूल्स थे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कि जो कॉन्ट्रैक्ट में सारी ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं या उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, ये सब बातें थी जो जनरल थी सारी, जो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। अब जो 73 टू 75 में बताया गया है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो चैप्टर 6 में बताए गए हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सब। और वो सिर्फ 3 सेक्शंस पर है, 73, 74 एंड 75। इंशाल्लाह हम आज वो डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 73 बात करता है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 73 कहता है कि कंपनसेशन क्या होगी, कोई लॉस हो या डैमेज, वो भी किस वजह से, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मुराद कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाए, यानी कि जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो फिर हम पर वो लाजिम होता है कि उसकी जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें पूरी करें, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो इसका मतलब जब हम इसे ब्रीच करेंगे तो फिर लॉ एक्टिव होगा और वो हमें सज़ा देगा, जो भी ब्रीच कर रहा है। और सामने वाली जिस पार्टी को भी लॉस हो रहा है, उसका राइट जो है वो होता है कि वो किसी भी तरह की कंपनसेशन ले अगर उसे लॉस हो रहा है। तो 73 सेक्शन यही बताता है कि अगर कंपनसेशन क्या होगी, कोई लॉस या डैमेज हो रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो इसमें जनरली यही बताया गया है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफ़र्स बाय सच ब्रीच इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby। सेक्शन 73 कह रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाए, ब्रीच कर दी जाए, और जो पार्टी सफ़र करे उस ब्रीच की वजह से, वो इंटाइटल है कि रिसीव करे उस पार्टी से, जो दूसरी वाली पार्टी अगेंस्ट में, जो अपोजिट पार्टी जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, उससे कंपनसेशन ले, किसी भी तरह का लॉस या डैमेज उसे आ रहा है। ठीक है, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. Such compensation is not to be given for any remote and indirect loss of damage and sustained by reason of the breach। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर जो यूजुअल कोर्स की तरह कोई अगर लॉस आ रहा है, तो फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इंटाइटल्ड है। उसके अलावा जो इनडायरेक्ट लॉसेस होते हैं ना, या इनडायरेक्ट डैमेजेस, जो रिमोट डैमेजेस हैं, जो दूर के हैं, उस ब्रीच से रिलेटेड नहीं है, वो इंटाइटल नहीं है कि उसे पे करें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो जनरल डैमेजेस होते हैं, जो नेचुरली डैमेजेस हैं, कि उन्होंने या तो कहा था, कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात की थी कि अगर कोई ब्रीच करेगा इन्हें तो कंपनसेशन देनी पड़ेगी, वो दें, या फिर जो नेचुरली हो रहे हैं, यानी कि जाहिर सी बात है किसी पार्टी ने एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो फिर वो उसकी ब्रीच करने की वजह से सामने वाली पार्टी को जो जो नुकसान हुआ उससे वो कंपनसेट करे, बस ये जनरली बात कही गई है। और साथ ही कहा गया है कि कोई भी इनडायरेक्ट लॉसेस वो कंपनसेट नहीं करेगा, या कोई भी जो रिमोट लॉसेस होते हैं वो नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंडली इसमें कहा गया है कि कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कहा गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, जाहिर सी बात है जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं जो पार्टीज़ को परफॉर्म करनी होती है लाजिम। अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर यहाँ कहा गया है कि अगर कोई पार्टी वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करती तो फिर वो भी सेम कंपनसेशन देगी, ऐसे ही जैसे कि वो डिफ़ॉल्ट में होगी, जैसे कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, इसी तरह सेम कंपनसेशन उसे डिस्चार्ज, अगर उसने ऑब्लिगेशन भी नहीं की तब भी देनी पड़ेगी, यानी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए भी वो फेल हो गई है पार्टी, तो सेम उसका इफेक्ट ऐसा ही होगा जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ये कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग तो दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है, यानी कि इसका नेक्स्ट पैरा। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, the means which existed of remedying the inconvenience caused by non-performance of the contract must be taken into account। इसमें ये कहा गया है एक्सप्लेनेशन में, साथ सेक्शन 73 में कह रहे हैं कि अगर जो कोर्ट एस्टिमेट करेगी उस लॉस को या जो डैमेज आया है किसी भी पार्टी को, यानी कि ज़ाहिर प्लेंटिफ होगा वो, तो कोर्ट इस बात को भी मद्देनज़र रखेगी कि जो प्लेंटिफ है, जिस बंदे को लॉस हो रहा था, उसने कुछ
मीन्स यूज़ किए हैं एज अ प्रूडेंट माइंड, उसने कुछ मीन्स यूज़ की हैं कि उस डैमेज को कम कर सके, या जो लॉस से हो रहा था उसे कम करने के लिए उसने एज अ प्रूडेंट माइंड उन कुछ मीन्स को यूज़ किया है। मिसाल के तौर पे एक केस है जिसकी मैं आपको ऐसे ही समराइज़ करके बता देती हूँ कि उसमें कोर्ट ये डिसीजन देती है, सामने वाली पार्टी ये करती है कि वो उसने कोई चीज़ मंगवाई होती है, कोई गुड्स वगैरह किसी कंट्री से, ठीक, गुड्स किसी कंट्री से मंगवाए होते हैं लेकिन वो गुड्स उसके पास पहुंचते नहीं हैं और टाइम ऑफ परफॉर्मेंस होता है, डिले हो जाता है किसी वजह से, ठीक है। मतलब कि जो अपोजिट पार्टी है वो गुड्स डिलीवर करने में देर कर देती है, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ है, जो पर्सन है, उससे लॉस हो रहा होता है। तो फिर कोर्ट यहाँ देखेगी कि जो प्लेंटिफ है उसने कोई मीन्स यूज़ की अपने लॉस को कम करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे उसके पास ये मीन्स थी कि उसे जो लॉस आ रहा था नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, वो ये भी कर सकता था कि जो गुड्स उसने उस टाइम पे कहीं दूर से मंगाए और वो डिले हो रहे थे, यानी कि ब्रीच हो रही थी, जिसकी वजह से जो लॉस हो रहा था वो उस टाइम बीइंग के लिए किसी और से कोई चीज़ मंगवा लेता। मतलब कि वही गुड्स उसके पास अगर कोई है, उसे पता है कि कोई और भी वो गुड्स इस वक्त मुझे फराहम कर सकता है, तो वो उससे मंगवा लेते, यानी कुछ एफ़र्ट्स तो करता वो एज अ प्रूडेंट माइंड, कुछ उसने एफ़र्ट्स किए अपने लॉस को कम करने के लिए या नहीं की। तो फिर कोर्ट ये भी कंसीडर करेगी जब कंपनसेशन के लिए फ़ाइनल फैसला करेगी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन में कहा गया है। सेक्शन 74 कहता है कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। यहाँ पर कहा गया है कंपनसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्या होगी अगर किसी तरह की पेनल्टी जो है वो स्टिपुलेट कर दी गई है, ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन में कहा गया है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन, इफ़ अ सम इज़ नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ सच ब्रीच। इसमें कहा गया है सेक्शन 74 में बेसिकली कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख दी गई है पहले से ही, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी में ये बात कंडीशन के तौर पर लिख दी जाती है कि अगर कोई भी पार्टी कल को ब्रीच करेगी तो इतना अमाउंट आपको ब्रीच के तौर पर देना पड़ेगा, मतलब कंपनसेट करना पड़ेगा, अगर ये बात ऑलरेडी रिटन है, यानी कि जो डैमेजेस हैं वो लिक्विडेटेड हैं। ऐसे डैमेजेस जिन्हें जो लिक्विडेटेड होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनके बारे में पहले से ही बता दिया गया हो, ठीक है। यानी कि जो पार्टीज़ हैं वो पहले से ही अग्रीड हों, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि अगर कभी भी हम कोई भी पार्टी हम में से अगर फ्यूचर में कोई ब्रीच करेगी तो उसे ये कंपनसेशन देनी पड़ेगी, इतने तो उतने ही देने पड़ेंगे, ये सेक्शन 74 बता रहा है। और साथ साथ अगर ये कहा गया है, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये भी बात होती है, ये स्टिपुलेशन ऐड किया जाता है कि पेनल्टी भी लग सकती है, यानी कि जो बंदा वो ब्रीच की जो पेमेंट है, ब्रीच की जो कंपनसेशन है वो नहीं देगा तो हम उस पर पेनल्टी भी लगा सकते हैं, अगर ये सेक्शन 74 में कह रहे हैं। तो क्या होगा ये बताया गया है इसमें, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई बैंक है किसी को लोन देता है, ठीक है, और सामने वाली पार्टी जो है वो कहती है मैं आपको इतने पैसे जो है इंस्टॉलमेंट में देता रहूँगा बाद में, सही है। और इंस्टॉलमेंट में जो वो पेमेंट दे रही होती है उस पर बैंक उसे कहता है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट नहीं दी तो ये डबल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, डबल ट्रिपल वो जो भी पेनल्टी लगाए। तो इसमें ये कहा गया है कि आप कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकते, ठीक है। और जो उन्होंने लिक्विडेटेड डैमेजेस पहले से लिखे थे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही उन्होंने डिसाइड किए थे, तो जो पार्टीज़ हैं किसी भी तरह की ब्रीच करती हैं तो उन पर लाजिम है कि वो ही रीज़नेबल कंपनसेशन दें। आप ये बाउंड नहीं हो कि पेनल्टी लगाओ, यानी कि पेनल्टी से मुराद सज़ा दी जाती है ना, पेनल्टी यही होती है कि सज़ा के तौर पे आप किसी को कोई पैसे दे रहे हो, तो इस तरह की आप पेनल्टी क्लेम नहीं कर सकते। ये सेक्शन 74 कह रहा है कि अगर आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी ये बात लिखी थी कि कोई भी बंदा ब्रीच करेगा तो उसे इतनी कंपनसेशन देनी होगी, और ये भी हो सकता है कि पेनल्टी हो, तो पेनल्टी भी नहीं होगी, ये बताया जा रहा है सेक्शन 74 में, क्योंकि रीज़नेबल कंपनसेशन की बात हो रही है मेन, कि रीज़नेबल कंपनसेशन देनी होगी। जो कंपनसेशन अगर पहले से ही लिखी हुई थी तो उससे ज़्यादा नहीं हो, उससे कम हो सकता है अगर कोर्ट को ठीक लगे और जो नेचर और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से केस की, ठीक है, लेकिन यू कैन नॉट क्लेम द पेनल्टी, ठीक है। इसके साथ साथ इसी में ही ये बताया गया है एक्सेप्शन में कि व्हेन एनी पर्सन इंटर्स इनटू एनी बेल बॉन्ड, हाँ, इसमें ही बताया गया है एक्सेप्शन इस सेक्शन में दी गई है सेक्शन 74 में, कि अगर कोई बंदा कोई बेल बॉन्ड में ये बात लिखता है, यानी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके साथ या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ
ये बेल बॉन्ड में लिखता है कि मैं ये सर्टेन डे में आऊँगा, जो कि इस सेक्शन के इलस्ट्रेशन सी में भी बताई गई है कि ए जो है वो बेल बॉन्ड देता है 500 का। कोर्ट को ये कहता है कि मैं इस सर्टेन डे में आऊँगा, ठीक है, और 500 अगर मैं नहीं आया तो उसे पेनल्टी के तौर पर पे करूँगा। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि अगर वो बंदा नहीं आता तो उस पर ये पब्लिक ड्यूटी थी कि वो आए, ठीक है। कोर्ट से आपने उसे बेल बॉन्ड दिया कि मैं इस सर्टेन डे आऊँगा, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर पब्लिक ड्यूटी एक्टिव हो गई, आपको आना था लाजिम। लेकिन अगर वो उस दिन नहीं आता, ठीक है, अगर वो नहीं आता तो फिर यहाँ पर उसे वो लाइबल है कि पूरा का पूरा अमाउंट जो है मेंशन किया था उस कॉन्ट्रैक्ट में उसे पे करे। कि यहाँ पर पेनल्टी लग रही है कि अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, ठीक है, कि कोई काम आपको परफॉर्म करना है जो पब्लिक ड्यूटी का है या पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, तो यहाँ पर वो इसे कंडीशन है कि अगर वो इसे ब्रीच करेगा तो उसे होल अमाउंट जो भी उसने कहा था पेनल्टी के तौर पर पे करना पड़ेगा लाजिम। ये एक्सेप्शन में कहा गया है साथ साथ। और इसी की एक्सेप्शन में एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि अ पर्सन हु इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट डज नॉट नेसेसरली देयरबाय अंडरटेक एनी पब्लिक ड्यूटी और प्रॉमिस टू डू एन एक्ट इन विच द पब्लिक आर इंटरेस्टेड। इस एक्सेप्शन में साथ साथ ये भी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ज़रूरी नहीं है अगर कोई पार्टी गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करती है वो हमेशा कोई पब्लिक ड्यूटी का ही हो या जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन हो, लाजमी नहीं है। कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो पर्सनल नेचर के होते हैं या गवर्नमेंट के साथ कोई भी आम बंदा किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो, या कोई भी ऑर्डर जो है वो आम बंदे को दिया गया हो तो वो अलहदा भी हो सकता है। हमेशा लाजमी नहीं है कि वो पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात हो या पब्लिक ड्यूटी की ही बात हो। ये इसके साथ इन्हें एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके बाद सेक्शन 75 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो बात करता है कि पार्टी राइटफुल रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटल टू कंपनसेशन। यानी कि अगर कोई पार्टी राइटफुली रिसाइन कर दे किसी कॉन्ट्रैक्ट को तो वो, उसके पास ये राइट है कि वो क्लेम कर सकती है कंपनसेशन को किसी भी तरह का लॉस अगर उसे हो रहा है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे मिसाल के तौर पे कोई पार्टी राइटफुली बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देती है या वॉइड करवा देती है या वॉइडेबल भी कोर्ट से करवा देती है, तो उसके पास ये राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है अदर पार्टी से जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को नॉन परफॉर्मेंस किया, उसे परफॉर्म नहीं किया और उसकी वजह से ही सामने वाली पार्टी ने उसको रिसाइन कर दिया। तो यहाँ पर उस सामने वाली पार्टी के पास राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सके, ठीक है। जैसे कि इसकी इलस्ट्रेशन में भी है और एग्जांपल में देख लेते हैं कि पीटर जो है वो एक ड्रमर है और वो जॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है जो नाइट क्लब का ऑनर है, ठीक है। वो जॉन को कहता है कि ठीक है, मैं आपको अगले 2 महीने तक आपके जो नाइट क्लब है उसमें ड्रम बजाऊंगा, ठीक है। ये पीटर कह देता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जो है क्या नाम है इसका, जॉन, वो ये कहता है कि जिस रात भी आप क्लब में ड्रम बजाएंगे उसके मैं आपको 5000 पर नाइट दूंगा। ये उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है किसके दरमियान, पीटर और जॉन के दरमियान, ठीक है। अब जो है पीटर वो 1-2-3 रातें तो आ जाता है और उसे पैसे मिल जाते हैं पूरे। किसी एक दिन वो नहीं आता, ठीक है, किसी एक दिन वो नहीं आता और इस वजह से जॉन उस कॉन्ट्रैक्ट को राइटफुली रिसाइन कर देता है। लेकिन उसके ना आने की वजह से जॉन को जो भी नुकसान हुआ कि अगर उसने उसके जो क्लब था उसमें ड्रम नहीं बजाया तो उसे जो भी नुकसान हुआ उसके पास ये राइट फिर भी है, उसने चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया, उसके पास राइट फिर भी है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है पीटर से कि एक दिन वो नहीं आया तो उसकी वजह से उसे क्या क्या नुकसान हुआ। अगर उसने अपना प्रॉमिस जो था उसे फुलफ़िल नहीं किया, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं डेली आऊँगा लेकिन वो किसी दिन नहीं आता जानबूझकर और उस वजह से सामने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट को राइटफुल रिसाइन भी कर देता है, तो फिर भी उसके पास यहाँ पर राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सके। ये सेक्शन 75 लास्ट का बता रहा था कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं किसी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। ये 73, 74 एंड 75 में हमने पढ़े। इसके अलावा आम तौर पर रेमेडीज़ कुछ ये भी होती हैं कि एक तो सूट ये भी फ़ाइल हो सकती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोई पार्टी क्लेम कर सकती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो होती है जब कोई पार्टी ये कहे कि उसे मतलब डैमेजेस नहीं चाहिए
उसे वो काम स्पेसिफ़िकली करवाना है। तो उसके लिए एक पार्टी स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस के लिए भी सूट जो है वो फ़ाइल करवा सकती है, और जो अपनी कंपनसेशन ना लेना चाह रही हो और उसको काम को फिर भी करवाना चाह रही हो। ठीक है, यानी कि किसी पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, सामने वाली उसे ब्रीच कर देती है, तो उसके पास जाहिर सी बात है, जब जिसके लॉज हुआ है उसके पास ये राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम करवा सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा है सेक्शन 73 में। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि वो कंपनसेशन के अलावा, ठीक है, वो कहे कि मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, आप मुझे ये काम स्पेसिफ़िकली परफॉर्म कर दें। मतलब कि उसे कोई लॉस हुआ है, एक टाइम परफॉर्मेंस पर उसे नहीं दी, तो फिर भी उसे ये कह दे कि आप मुझे फिर भी कंपनसेशन ना दें, यानी कि जो मुझे डैमेज हुआ उसको कंपनसेट ना करें, मुझे ये काम स्पेसिफ़िकली परफॉर्म करके दें। तो फिर ये भी प्लेंटिफ के पास या जिस पार्टी को लॉस हो रहा है ये राइट है कि वो सूट कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो ये भी उसके पास एक रेमेडी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। उसके साथ साथ कोर्ट जो है वो सेकेंडली इंजेक्शन भी लगा देती है किसी पार्टी को ये कहने के लिए कि वो काम ना करें। इंजेक्शन से मुराद कोर्ट जो है रिस्ट्रेन करती है किसी पर्सन को फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, और ये जो है ज़्यादातर इस तरह होता है कि कोई पार्टी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, एब्सटिनेंस हुई थी, क्योंकि हमने प्रॉमिस में पढ़ा था कि एक्ट होता है और एक होता है ओमिशन, जिसमें हम पढ़ते हैं एब्सटिनेंस। या तो प्रॉमिस ये होता है कि ये काम करना है, या प्रॉमिस ये किया जाता है कि ये काम नहीं करना। तो जब ये एक्सेप्टेंस हो जाती है यही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इंजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट में तब रेमेडी आपके पास है कि आप कोर्ट से क्लेम कर सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट में हमने बात की थी कि ये काम हमने नहीं करना, एब्सटिनेंस रखनी है इसकी। तो फिर कोर्ट जो है वो इंजेक्शन लगा देती है, ये भी रेमेडी है आपके पास। और ये एब्सटिनेंस और एक्ट का डिटेल में सेक्शन 2 में पहले वीडियो बनाई थी, उसे आप देख सकते हैं। इसके साथ थर्ड है कॉन्टेम्प्ट मेरिट, और ये जो है ये कंपनसेशन इस तरह से है, मतलब ये रेमेडी इस तरह से है कि कॉन्टेम्प्ट मेरिट जो है उसका अगर लफ्ज़ी मायने देखे जाएँ तो वो यही है कि रीज़नेबल कंपनसेशन या रीज़नेबल जो आपको पैसे मिले जा रहे हैं। ये इस तरह की डॉक्ट्राइन है कि अगर कोई बंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता लेकिन हाफ़ पूरा कर देता है, तो उसके पास यहाँ पर राइट है कि जो उसने हाफ़ काम किया उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी आया और उसने आपका घर कहा कि पूरा बना देगा, लेकिन वो आधे से ज़्यादा बनाने के बाद छोड़ के चल जाता है। ठीक है, तो कोर्ट कहती है यहाँ पर उसके पास ये राइट है कि उसने रीज़नेबल काम जो उसने किया है ना, अपना जो सर्विस उसने आधे से ज़्यादा तो प्रोवाइड की है ना आपको, तो वो रीज़नेबल आप उसे पैसे दें लाजमी, जो भी उसका रीज़नेबल अमाउंट बनता है वो उसे दें। ऐसा ना हो आप कहें कि आपने पूरा काम तो किया ही नहीं, आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे, तो ये नहीं हो सकता। कोर्ट कहती है कि आपको उसकी कंपनसेशन इस तरह से देनी है कि जो भी उसने सर्विसेज आपको प्रोवाइड की, ठीक है, उसके हिसाब से आपने उसे रीज़नेबल पैसे देने हैं। ये लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये कॉन्टेम्प्ट मेरिट जो है वो उस बंदे को मिल रहा होता है जिसने आधे से ज़्यादा किसी काम किया है, और वो कोर्ट से ये क्लेम करती है कि आप मुझे कंपनसेशन दिलवा कर दें जो मैंने काम कर लिया है, क्योंकि सामने वाला कहता है कि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, आपका जो ऑब्लिगेशन था आपने पूरा ही नहीं किया, तो मैं आपको पेमेंट भी नहीं दूँगा। तो इस तरह नहीं होता। कोर्ट कहती है कि जो उसने अपना जितना भी वर्क किया, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की, उसे उसका मुआवजा लाजमी मिलना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज के जो भी हमने सेक्शंस पूरे कंप्लीट हुए, एक तरह से 1 to 75 जो थे वो जनरल थे सारे, सब के सब वो जनरल सेक्शंस थे जो हर कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होते हैं। इसके बाद सेक्शन 75 के सेक्शन 76 to 123 जो है वो रिपील हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, और वो बन चुका है अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से, जो मैंने आपको ओवर में भी बताया था। अब जो हमने आज कंप्लीट किए हैं सेक्शन 1 to 75 तक की वीडियो सीरीज़, ये सिर्फ थी जनरल रूल्स है जो हर कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई होते हैं। इसके बाद 76 to 123 सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया 1930 में, उसमें है। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारे पास है वो सेक्शन 124 टू फर्दर हैं।
उसमें अब आ जाते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद अब जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन पे ये सारे जनरल रूल्स अप्लाई होंगे लाजमी, वो अब एंड के हमारे सेक्शंस हैं 124 से फर्दर, जिसमें अब आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ लॉ विड्स को आप सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।